हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का भी हो गया है और मोशन के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, आज जो हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट का, वो है हमारे पास वेक्टर्स, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज में जहां पर आप न्यूमेरिकल्स करोगे, बाकी कुछ चीजें करोगे, वो उसमें सब जगह पर इसका यूज होगा ही होगा। ठीक है, अभी आपने देख लिया होगा वेलोसिटी में जब ग्राफ भी बनाने थे तो कभी पॉजिटिव डायरेक्शन, कभी नेगेटिव डायरेक्शन, सारी चीजें हमने देखी थी। तो अब हम वो सब चल क्यों रहा था, इसी की वजह से चल रहा था, यही महान आत्मा था उसके पीछे। ठीक है, तो अब देखो ये ही महान आत्मा जब उसके पीछे था, तो अब हम कर लेते हैं वेक्टर्स पर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, एक तो क्वांटिटीज होती हैं द क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद डायरेक्शन, और उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर, which do not have any relation with direction, जिनका डायरेक्शन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर्स क्वांटिटीज कहते हैं। मतलब हम उनको ओनली विद द हेल्प ऑफ नंबर्स हम उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि मास 5 किलोग्राम मास है इसमें, ठीक है, तो मतलब क्या है, मास है भाई, उसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है उसके बारे में बता रहे हैं। तो सिर्फ एक न्यूमेरल और उसके साथ उसकी यूनिट को बताकर हम क्वांटिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। किलोग्राम जैसे ही आपने सुना वैसे ही आपने क्या बता दिया कि भाई मास की यूनिट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लेंथ बोल देती, 5 मीटर बोल देती, तो वो आप क्या बोल देते, लेंथ है। तो जैसे कि मास हो गया हमारे पास, स्पीड, डिस्टेंस, लेंथ तो चलो डिपेंड करेगी, स्पीड, डिस्टेंस, मास, ये सब हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्यों है, क्योंकि जब हम इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम पर हमें किसी भी डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए ये क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। बट अगर हम इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मतलब जो न्यूमेरल है उसके साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र कर दें, तो वो क्वांटिटीज कैसी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इफ वेक्टर्स, the quantities which have magnitude as well as direction, जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होगी, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। तो जो स्केलर क्वांटिटीज है उनके पास किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया है। तो हमने डायरेक्शन का जिक्र किया ही क्यों चाहते हैं हम कि डायरेक्शन का जिक्र करें, जब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी डायरेक्शन बनाने से, तो हम उस चीज का जिक्र करें ही क्यों। तो हमारे पास कुछ एक ऐसी सर्टेन क्वांटिटीज थी जिनके लिए अगर हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, तो वो क्वांटिटीज क्या थी हमारे पास, वो क्वांटिटीज कंप्लीटली हम उन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम विदाउट कंसिडरिंग डायरेक्शन उनको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं बता सकते हैं, वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन को हमने कंसिडर क्यों किया, तो मान लो मुझे यहाँ से, यहाँ पर दिल्ली से और मुझे कन्याकुमारी की डिस्टेंस बतानी है, तो मैं ये कह दूं कि वो कितनी है, 3000 किलोमीटर्स है। ठीक है, 3000 किलोमीटर्स है। अब आप 3000 किलोमीटर्स आप एक डायरेक्शन में चले गए, आप घूमकर आ गए, 3000 के बाद 4000 तक पहुंच गए, बट वहां पर जाने के बाद किसी ने आपसे क्या कहा कि उसकी डिस्टेंस तो कितनी है, 7000 किलोमीटर है। तो आपको बहुत गुस्सा आया कि आपने सोचा कि उसने जब मुझे बताया था, जब मैंने उस इंसान को बताया था तब 3000 थी, एग्जैक्टली 3000 थी, मैंने उसको गलत नहीं बताया था। ठीक है, ये दिल्ली है यहाँ पर और यहाँ पर कन्याकुमारी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये डिस्टेंस कितनी है, 3000 है। अब वो बंदा यहाँ से ना चलकर इधर चलना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे पहुंच गया 3000, यहाँ 4000 पर। यहाँ पर उसने किसी से पूछा तो उसने क्या कहा कि कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ
यहाँ से 7000 किलोमीटर पर। अब वो 7000 किलोमीटर पर इधर चलना स्टार्ट हो गया। यहाँ जब 7000 पर पहुंचा तब इसको बताया गया कि भाई यहाँ से 15000 किलोमीटर दूर है। तो वो इंसान जो कि सिर्फ 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी पहुंच सकता था, उसने 4000 किलोमीटर ये, 7000 किलोमीटर ये, और अब फिर ये बोला जा रहा है कि 15000 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो मतलब क्या चीज की कमी रह गई वहां पर? क्या चीज ऐसी थी जो कि अगर हम उसको बता देते तो वो एग्जैक्टली 3000 पर पहुंच जाता? तो किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो बेसिक जो वेक्टर्स निकल कर आए वो यहीं से निकल कर आए, पोजीशन से। ठीक है, पोजीशन से बेसिक वेक्टर्स हमारे पास निकल कर आए, और उसी में हमें क्या बताया गया कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो उसके साथ साथ आपको क्या बतानी पड़ेगी? उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस के साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो यहां से फिर उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंबाइनली जितनी भी क्वांटिटीज थी, जिन सब पर इफेक्ट पड़ता जा रहा था, उन सबको वेक्टर क्वांटिटीज बताते गए। लेकिन बेसिक जो थी वो क्या थी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बारे में बताती थी? पोजीशन के बारे में बताती थी, किसी एक पॉइंट की पोजीशन दूसरे पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, पोजीशन के बारे में बताने वाली बेसिक क्वांटिटी थी। वेक्टर्स को डेरिवेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बेसिक क्वांटिटी थी वो थी डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन के बारे में बताना था, पोजीशन बताने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, तो इसीलिए डायरेक्शंस को बताया जाने लगा। और डायरेक्शंस के साथ जब डिस्टेंस को कंसिडर किया जाने लगा तो उस क्वांटिटी को क्या कहा जाने लगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? स्केलर। ठीक है, क्या कहलाएगी? स्केलर। और अगर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो क्या कहलाएगी वो हमारे पास? वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है अगर, तो क्या कहलाएगी? वेक्टर। और अगर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, देन दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, इसके बाद जो स्केलर होते हैं और वेक्टर्स होते हैं उनको डिनोट कैसे करते हैं हम? तो स्केलर्स की जैसे ही वेक्टर कंसिडरेशन में आए तो सभी ने, कुछ राइटर्स ने किसी तरह से रिप्रेजेंट किया, कुछ ने किसी तरह से किया, कुछ क्या करने लग गए? बुक में बोल्ड लेटर्स दिखाने लग गए। जैसे सिंपली ऐसे लिखा जाता है, ये ए वेक्टर बनाना है, तो उन्होंने क्या किया? इसको बोल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये ऐसा। ओके, तो ये क्या है? वेक्टर है। कुछ ने ऐसे कर दिया, किसी ने क्या करना स्टार्ट किया? कैपिटल में बोल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इन सब से ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती हैं कि ऑथर है, ऑथर का जो नोटेशन है वो क्या नोटेशन यूज कर रहा है। फिर एक स्पेसिफिक नोटेशन दी गई और वो क्या बताई गई कि आप इसके ऊपर क्या लगा दो? एक एरो लगा दो। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि यही है, स्पेसिफिक है। आप चीजों को लिखकर और फिर बता भी सकते हो कि ये चीजें वेक्टर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आपने लगा दिया तो फिर उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या कहा जाने लगा कि आप जो भी आपको वेक्टर क्वांटिटी दिखानी है, तो स्पेशली वेक्टर क्वांटिटी क्या शो करती है? डायरेक्शन को शो करती है जस्ट। तो आप क्या करो? उसके ऊपर एरो लगा दो, क्योंकि जहां पर भी हमें डायरेक्शन शो करनी होती है रियल लाइफ में भी तो हम एरो से शो करते हैं। तो जो भी आपके पास क्वांटिटी है, जो भी आपके पास लिखने के लिए आपने जो भी वर्ड लिखा उसके ऊपर एरो लगा दो। अगर आपने एरो लगा दिया तो वो वेक्टर कंसिडर किया जाएगा, और अगर एरो नहीं लगाया है तो वो स्केलर कंसिडर किया जाएगा। या तो आप उसको इतना मोटा बनाओ, देखो इस तरह से, या फिर सिंपली क्या लगा दो? उसके ऊपर एरो लगा दो। ओके, अब ग्राफिकली उसको किस तरह से डिनोट करते थे? तो ग्राफिकली इसको इस तरह से डिनोट करते थे। जहां पर जो इसकी लेंथ होती थी वो तो क्या बताती थी? लेंथ ऑफ द लाइन या लेंथ ऑफ द एरो क्या बताती थी? मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड। और जो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। ये होती थी टेल, टेल ऑफ द वेक्टर। और जो ये एरो है, एरो हेड, ये क्या बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर।
स्टार्टिंग में तो ये बहुत सही चला, लेकिन जब आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत 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 ज्यादा लेना होता था, जैसे कि 20 मीटर 30 मीटर, तो फिर हम इसको भी कंसिडर करने लगे कि ये 20 मीटर को करता है, एरो बनाकर उसके नीचे हमने लिख दिया कि ये 20 मीटर को करता है। तो पहले क्या था, जैसे कि देखो क्या किया जाने लगा, ये एरो है, इसको आपने मान लिया कि ये कितना है 5 न्यूटन, फोर्स के लिए बनाया है आपने, ये एरो बनाया है, तो यहां से आपने क्या कर दिया 5 न्यूटन। आपके लिए क्वेश्चन क्या आ गया कि आप 3F का वेक्टर बनाओ, कैसे बनाओगे, तो ये 5 न्यूटन है, 3F मतलब इसका 3 गुना, 1 2 और 3, ठीक है, ये एक एफ एफ हो गए ना, तो एफ ये तीनों आपस में ऐड हो गए और ये क्या बन गया 3F वेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से पहले इसको डिनोट किया जाने लगा। बाद में क्या हुआ कि जब हमें बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस के लिए दिखाना हो, जैसे कि 20 मीटर दिखाना है, 20 मीटर का पूरा बोल्ड ना बने तो कैसे दिखाएंगे, तो वहां पर सिर्फ उसके नीचे लिखने लगे कि ये 20 मीटर है, ठीक है, इस तरह से फिर रिप्रेजेंट करने लगे। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को मेनली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाने लगा, 2 कैटेगरीज में वेक्टर्स को डिवाइड करने लगे। पहला तो क्या था पोलर वेक्टर्स और दूसरा कोएक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है, एक तो हमारे पास पोलर वेक्टर और दूसरा है एक्सियल वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स क्या होते थे, पोलर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते थे जिनका एक स्टार्टिंग फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता था, ठीक है, जिन वेक्टर्स का फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता था और वो वहीं से एक्ट करते थे, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होकर जा रहे थे, उनको हम आप क्या बोलते थे पोलर वेक्टर्स बोलते थे, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो कि इनका या तो एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर एक फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जो वेक्टर्स थे ये क्या थे हमारे पास पोलर वेक्टर्स। जैसे कि मैंने ये वेक्टर बना दिया है, तो इसका जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है, इसका फिक्स पॉइंट है कि वेक्टर यहां से एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया मेरे पास फिक्स पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये कैसा वेक्टर हो गया पोलर वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये किसके एग्जांपल है पोलर वेक्टर्स के एग्जांपल है। दूसरा है एक्सियल वेक्टर, नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा, जो वेक्टर्स एक्सिस के अराउंड एक्ट करें, ठीक है। अब एक्सिस के अराउंड एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से वेक्टर घूम रहा है, तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्या इसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट आप बता सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉट हैविंग अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, द वेक्टर्स व्हिच डू नॉट हैव अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट and they acts along a axis, they acts along around a axis, around a axis या फिर rotate around a axis, तो उनको हम क्या कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। अब एक्सियल जो वेक्टर्स हैं वो हमेशा एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अराउंड होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे कि हमारे पास इसके एग्जांपल हो जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये हो जाएंगे हमारे पास किसके एग्जांपल एक्सियल वेक्टर्स के एग्जांपल। और जो वेक्टर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अब जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड चली जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड चली जाएगी। तो अगर वेक्टर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अभी हम आगे रूल पढ़ेंगे राइट एंड थंब रूल, उसमें क्लियर हो जाएगा, तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो किसके अलोंग होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के अराउंड कोई चीज घूम रही है ऐसे गोल गोल, ठीक है, तो ये जो मार्कर है ये क्या हो गई उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो वेक्टर है जो इसके अराउंड एक्ट कर रहा है ये क्या हो जाएगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अराउंड होगी, इस एक्सिस के अलोंग होगी, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो ये है हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। पोलर वेक्टर्स क्या थे, जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, और एक्सियल वेक्टर्स क्या है, जिनका कोई भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने जब इतने कॉम्प्लिकेटेड थे वेक्टर्स तो इनको क्यों हम यूज करते हैं, तो इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है। अब एप्लीकेशन क्या क्या है,
सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वेक्टर्स की वो क्या है कि जैसे ही हमने कोई डेरिवेशन निकाल लिया, अब जब हम उसको लीनियर फॉर्म में कर रहे थे तो वो डेरिवेशन कुछ और आ रहा था, जब एंगुलर फॉर्म में कर रहे थे तो कुछ और आ रहा था। तो वेक्टर्स की स्पेशलिटी क्या थी कि जो डेरिवेशंस थे वो इनवेरिएंट रहते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स, डेरिवेशंस और एक्सप्रेशंस सेम। जो डेरिवेशन और एक्सप्रेशंस थे वो सेम रहते थे, किसके लिए? लीनियर और रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है। रिमेन्स इनवेरिएंट फॉर लीनियर और रोटेशनल मोशन, मतलब वो दोनों में ही क्या हो जाते थे? सही, सुटेबल, फिट हो जाते थे, ठीक है। आप जैसे ही लीनियर में लिखते थे तो उसके लिए, दोनों के लिए आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ता था भाई कि इसके लिए अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जो लॉज ऑफ फिजिक्स थे वो, ठीक है। लॉज ऑफ फिजिक्स लिख लो ना इसको, डेरिवेशन और एक्सप्रेशन नहीं लिखो, वो तो उसमें तो वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती है। लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन्स इनवेरिएंट, लीनियर और रोटेशनल दोनों के लिए क्या रहते थे? इनवेरिएंट रहते थे, वो चेंज नहीं होते थे। अब जो बहुत सारी जो मेजरमेंट है वो वेक्टर के फॉर्म में क्या हो जाती थी? बहुत ही छोटी हो जाती थी, ठीक है। आप क्या कर सकते थे? जो एक्सप्रेशंस थे उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते थे। एक्सप्रेशंस कैन बी रिटन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, वेक्टर का यूज करके आप उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते थे बाय यूजिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स का यूज करके आप उनको क्या लिख सकते थे? कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते थे। जैसे कि आप ए बी कोस थीटा लिखो, दूसरा ए डॉट बी लिख दो। अभी ये प्रोडक्ट है, अभी आगे बताएंगे अभी। तो ये तो हो गई थी हमारे पास वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि हम इस तरह से कर सकते थे। जो डेरिवेशंस थे उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते थे, वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाते थे। डेरिवेशंस कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कुछ और डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय इट्स मॉडुलस। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किससे दिया जाता था? इसके मॉडुलस से दिखाया जाता था, ठीक है। और इसकी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे ये रिप्रेजेंट किया जाता था? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जैसे ए वेक्टर है तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते थे। अब देखो, अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप उसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने ये ऐसे लिखा है, दैट डजंट मीन कि आप इस क्वांटिटी के बारे में फिक्स नहीं कह सकते कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि आपके पास मान लो इस तरह से कोई लिखा हुआ है, कोई क्वांटिटी दे दी, तो आपसे ये पूछ ले कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या कहोगे उस चीज के बारे में? इट इज अ स्केलर और इट इज अ वेक्टर। तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हम इसके बारे में कुछ भी? बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वांटिटी ऐसे हो, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी हो, ठीक है। तो इसीलिए ये हिदायत है मेरी आप लोगों से, जब मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ऐसे लिखो, स्केलर क्वांटिटी लिखनी हो तो उसको इस तरह से लिखें, ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। मतलब चीजों को शॉर्ट बनाने का नहीं, विद नोटेशंस अगर आप लिखोगे तो वो उन चीजों में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट आप लोगों के पास है यूनिट वेक्टर। The vector which has the vector which tells us about the direction, एक ऐसा वेक्टर जो कि डायरेक्शन के बारे में बताए, and has unit magnitude, एक ऐसा वेक्टर जो हमें डायरेक्शन के बारे में तो बताए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिट मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड हो 1। तो ये मेरे पास है वेक्टर, ठीक है।
और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है 1। तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए कैप से। ठीक है, कैप लगा देते हैं इसके ऊपर और कहते क्या है, ए कैप। ठीक है, ए कैप इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए कैप। अगर ये ए कैप निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और इसके साथ ही इसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, ये दोनों चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, तो ए कैप बच जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, वेक्टर और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर आ जाएगा उस वेक्टर के लिए। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। जब हमने पोजीशन बतानी स्टार्ट की थी, जब हमने डायरेक्शन बताई थी, तो हम उसमें डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना बताकर एक्सिस की तरह से डायरेक्शन बताते थे। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो बाहर की तरफ आती है वो क्या होती है, जेड एक्सिस। ठीक है, ये मैंने मान ली। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के अलोंग, इस हर एक्सिस के अलोंग एक स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, हर एक्सिस के साथ है और वो आपको एक्सिस के साथ ही याद रखना है। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, याद रखना, स्मॉल आई और उसके ऊपर कैप। वाई एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और के एक्सिस के, जेड एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप, इन सभी का जैसे कि ये यूनिट वेक्टर है तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। दे रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन। तो वेक्टर को आप लोग डिनोट कैसे करते हैं, अब वेक्टर की डिनोटेशन देखो कि आप लोगों को कोई एक पॉइंट गिवन है P और 3D प्लेन में गिवन है। ठीक है, 3D प्लेन में गिवन है, आप उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3D प्लेन में वो क्या है, ax, ay और az, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स है 3D प्लेन में। अगर xy में होता तो मैं इधर लिखती, अब z में भी है तो मैं उसको कुछ यहाँ से लिखूंगी, यहाँ तो मैं डिनोट नहीं कर सकती, यहीं पर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको डिनोट किया है ax, ay और az। ठीक है, अब आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट्स हैं, आप क्या कैसे लिखोगे इसको, जो हर एक डायरेक्शन में है उन सारे कंपोनेंट्स को उनके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और उनका क्या कर दो, सम। तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस है इसकी, ए एक्स। ठीक है, वैसे कैसे लिखते हैं हम नॉर्मली वेक्टर को, कोई आर वेक्टर है। ठीक है, आर एक पोजीशन वेक्टर है और 3D प्लेन में है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से मैं इसको लिखूंगी। अब यहाँ पर x की जगह क्या गिवन है, ax, a वेक्टर है मेरे पास, x की जगह ax, तो axi प्लस ayj प्लस azk। ये जो ax, ay एंड az हैं आर कोफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k। i क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ax क्या है, कोफिशिएंट ऑफ i, और दिखाएगा क्या, डिस्टेंस ऑफ x, या फिर x कोऑर्डिनेट को ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको इस तरह से वेक्टर देकर और आपसे ये पूछ ले कि आप पॉइंट बताओ कि ये वेक्टर किस पॉइंट को डिनोट करता है, वेक्टर आपके पास मान लो 2D में गिवन है, जैसे कि 2i प्लस 3j, आपको ये देकर आपसे ये पूछ ले कि आप पॉइंट बताओ कि ये डायमेंशन में किस पॉइंट को डिनोट करता है, तो आप क्या बता दोगे कि इसकी x से दूरी तो है 2 और y से है 3, तो ये 2 और 3 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 3। आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा, फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, ये चीजें आगे तक तुम्हारे यूज आएंगी और फिर आगे कोई करवाएगा नहीं, ये कोई भी नहीं करवाएगा, तो याद रखना ये। अब अगर आपको इस वेक्टर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख लो, आप इसको व्हाटएवर यू वांट टू राइट। इनको हम क्या लिख सकते हैं, और
एक्स कैप, कई बुक्स में ऐसे लिखे मिलेगा आपको एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, के कैप का स्क्वायर, और इसको हम लेंगे अंडर द रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मेरे पास वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ये वेक्टर गिवन है और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। निकालो, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया ये, 4 प्लस 9 प्लस 16, 24 प्लस 9, 25 प्लस 4, 29, ठीक है। तो अंडर द रूट 29 ये आ गया हमारे पास, यही आएगा ना, यही आएगा भाई, 16 प्लस 9, 25 प्लस 4, 29, यही आएगा। तो ये इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर ये पूछ लेता है कि आप इसका यूनिट वेक्टर बताओ, ठीक है, ए कैप बताओ, तो ए कैप क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या था, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रूट 29, ठीक है। अब ये आपको इस तरह से भी लिखा दे सकता है, 2/29 i प्लस 3/29 j प्लस 4/29 k, कुछ भी गिवन हो सकता है। यहाँ पर 1/29 रूट 2i प्लस 3j प्लस 4k, वो उसकी मर्जी है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस तरह से इसको लिखता है। तो ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से बाद में तो आप लोग कर ही लोगे। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को ये निकालना है, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड ऑल्सो फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी बताना है आपको और इसके साथ साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड या फिर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and have same direction, और उनकी क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। जो ऐसे वेक्टर्स जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। देखो यहां से ये है मेरे पास वेक्टर ए, ये है मेरे पास वेक्टर बी। अब दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, आपको लेंथ दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्या है, सेम, डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो और उनकी लेंथ क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स। तो अपोजिट वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसका बिल्कुल ही अपोजिट, या फिर अपोजिट नहीं, इसको नेगेटिव वेक्टर लिख लो, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और चीज यहां पर देखो पहले, कि आप किसी भी वेक्टर को ना कहीं भी घुमा सकते हो, ठीक है। ए वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, ये नोट डाल के लिख लो, ए वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड। एक वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर है, आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम है, ये हो गया ए, इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये हो गया ए। इसको मैं यहाँ लिखना चाहूँ ए को, यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि एक वेक्टर को आप कहीं भी ले जा सकते हो, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए,
सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास नेगेटिव वेक्टर। तो अब इक्वल वेक्टर्स क्या थे? इक्वल वेक्टर्स वो थे जिनका मैग्नीट्यूड क्या था? सेम। नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स में क्या था? मैग्नीट्यूड सेम था। इसमें क्या होता है? द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and have opposite direction. ऐसे वेक्टर्स जो कि डायरेक्शन में तो जिनकी मैग्नीट्यूड तो जिनका इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये मेरे पास बी है और ये है मेरे पास वेक्टर ए। अब इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ए बराबर बी। क्या लिख सकती हूँ मैं ऐसे? नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये स्केलर क्वांटिटीज होती तो मैं लिख देती। ऐसे तो मैं लिख सकती हूँ इसको कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे डायरेक्शन लिखो। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, और दो नेगेटिव वेक्टर्स का सम कितना होगा? 0। सम ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स इज 0। अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा? उसके उस दोनों का सम 0 हो जाएगा। अब इस वेक्टर का बी को हम क्या कह सकते हैं? बी वेक्टर क्या है? नेगेटिव है ए वेक्टर का। ठीक है, जो बी वेक्टर है वो नेगेटिव है ए वेक्टर का। ठीक है, ए वेक्टर जो था उसका नेगेटिव हो गया। तो आप बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद द वेक्टर एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेम। वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे कि एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ए एंड बी। Here A and B are co-initial vectors. The vectors which have same initial point, मतलब जो उनका स्टार्ट होने का पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? को-इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स which lie in same plane. The vectors which lies in same plane. अगर वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करें तो वो क्या कहलाएंगे? जरूरी नहीं है कि वो सेम डायरेक्शन में हो या फिर सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, बस क्या है कि सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर। को मतलब होता है सेम। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको कहते हैं को इनिशियल, और ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में रहते हैं उनको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। द वेक्टर्स विच आर अलोंग सेम लाइन, ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन के अलोंग होते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन के अलोंग रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वेक्टर्स हैं, ये क्या है? सेम लाइन के अलोंग है, ए बी सी डी। ये सारे कोलिनियर वेक्टर्स आप लोगों के पास हैं बिकॉज दे आर अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, ये सारे सेम लाइन के अलोंग है तो ये कोलिनियर हो गए। कोप्लेनर हो गया, को इनिशियल हो गया, और क्या रहता है भाई? लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड और रहते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, तो
तो द वेक्टर्स, लोकलाइज्ड मतलब लोकलाइज्ड है वो चीज, आप उस चीज के बारे में फिक्स बता सकते हो। द वेक्टर्स विच हैव फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स जिनका फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनको आप क्या कहते हो, को लोकलाइज्ड वेक्टर्स, मतलब वो लोकलाइज हैं, आप उनका स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो, जैसे कि पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपको उसका फिक्स पॉइंट बताना पड़ेगा, वो क्या हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, vectors which do not have fixed starting point, ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई भी फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी है, वो घूम रही है, उसके अराउंड एंगुलर वेलोसिटी है, तो कोई भी चीज रोटेट कर रही है, क्या आप बता सकते हो कि कहाँ से शुरू हुई थी, हो सकता है कि हम इस पॉइंट से बता रहे हो, दूसरा बंदा इस पॉइंट से, तीसरा इससे, तो जितने उस पर पॉइंट्स हैं उतने पॉइंट से वो स्टार्ट कर सकती है, तो वो कैसे हो गए, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना भाई।